जनवरी की एक खुशनुमा सुबह, जगह अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है एक रंगीन पतंग की डोर। दूसरी ओर हाथ थामे खड़े हैं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। और इसी प्रतीकात्मक क्षण से शुरू होता है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। ये सिर्फ एक उद्घाटन नहीं था, ये भारत और जर्मनी के साझा रिश्तों का सांस्कृतिक बयान था। एक ऐसा उत्सव जिसका इंतजार पूरी दुनिया करती है। तुर्की, मैक्सिको, जापान, चीन, जर्मनी, दुनिया भर के पतंगबाज हर साल अहमदाबाद आते हैं। लेकिन भारत में पतंगबाजी सिर्फ खेल नहीं है, यह स्मृति है, यह संस्कृति है और कभी कभी प्रतिरोध भी है। भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति का एक बड़ा कारण है उसका मौसम। जहां दुनिया के कई देशों में सिर्फ 4 ऋतुएं हैं, वहीं भारत में 6। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत ऋतु। और इनमें सबसे सुंदर मानी जाती है बसंत ऋतु। पेड़ों पर नई कोपलें आती हैं, हर लता, हर डाल जैसे सजी सवरी खड़ी हो। और इसीलिए बसंत को कहा गया है ऋतुराज बसंत। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाते हैं बसंत पंचमी। विद्या की देवी सरस्वती की पूजा का दिन। ठंड की जड़ता टूटती है, खेतों में हरियाली लौटती है। और कालिदास ने ऋतु संहार में लिखा है कि बसंत प्राणों में रस भर देता है। और उत्तर भारत में, खासकर पंजाब और हरियाणा में, उस दिन छतें भर जाती हैं हाथों में पतंगे और आंखों में उत्साह के साथ। यहाँ पतंग उड़ाना एक संकेत है कि हम प्रकृति के साथ हैं और हम सामूहिक आनंद में हैं। हालांकि पतंगबाजी आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, लेकिन इसका जन्म चीन में हुआ माना जाता है। अमेरिकन काइट फ्लायर्स एसोसिएशन के अनुसार अधिकांश विद्वान पतंग की उत्पत्ति चीन से जोड़ते हैं। 450 ईसा पूर्व में चीन के विचारक मोजी ने लकड़ी से एक पक्षी जैसी संरचना बनाई, जिसे डोर से बांधकर उड़ाने का प्रयास किया गया। और पतंग का सबसे पुराना लिखित प्रमाण है 200 ईसा पूर्व का, जब हान राजवंश के सेनापति हान शिन ने एक शहर की दीवारों के ऊपर पतंग उड़ाकर यह नापा कि सुरंग कितनी लंबी खोदनी होगी। 13वीं सदी तक चीनी व्यापारी पतंग को कोरिया, भारत, एशिया और मध्य पूर्व तक ले आए। और भारत में पतंगबाजी का इतिहास मिलता है मुगल काल में। 1500 ईस्वी की चित्रकलाओं में पतंग के जरिए प्रेम संदेश भेजते दृश्य मिलते हैं। गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट के अनुसार पतंग या तो मुस्लिम व्यापारियों के जरिए या चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के माध्यम से भारत आई। गुजरात में हिंदू मुस्लिम संस्कृति के मेल ने पतंग को उत्तरायण जैसे त्योहारों से जोड़ दिया। शुरुआत में पतंग धार्मिक प्रतीक थी, प्रार्थनाएं हवा के जरिए ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम थी। फिर वह उत्सव बनी और फिर प्रतियोगिता और फिर युद्ध का औजार। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश, फ्रेंच, इटालियन और रूसी सेनाओं ने पतंग यूनिट बनाई थी। और दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकी नौसेना ने पतंगों का इस्तेमाल निगरानी और ट्रेनिंग में किया। वॉशिंगटन के वर्ल्ड काइट म्यूजियम में आज भी वॉर रूम है, जहां युद्ध में इस्तेमाल हुई पतंगे रखी हैं। और यहीं से उड़ान का सपना भी जन्म लेता है। राइट ब्रदर्स का सपना, जो पतंग उड़ाने में माहिर थे, और यहीं से हवाई जहाज के सफर तक पहुंचे। और भारत में पतंग आजादी की आवाज भी बनी। सन 1927 में साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक लिखी पतंगे आसमान में उड़ रही थी। आजादी के बाद पतंग राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनी और आज भी 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे मौकों पर पतंग उड़ाने की रस्म अदा की जाती है। लेकिन आज इस कहानी में एक कड़वा मोड़ भी है। जहां एक तरफ पतंगबाजी की जगह ऑनलाइन गेम्स, मोबाइल फोन्स ने ले ली है, खुली छतें अब बालकनी में सिमट गई हैं और बचा कुचा इंटरेस्ट चाइनीज मांझे ने खत्म कर दिया है, जिन पर चढ़ी कांच की परत इतनी तेज होती है कि गला काट दे, पक्षियों को घायल करे, बिजली के तारों से टकराकर आग लगा दे। और गुजरात सरकार ने इसे प्रतिबंधित किया है, फिर भी यह बाजार में मिलता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 के उत्तरायण से पहले 736 पक्षी घायल हुए, जिनमें काले काइट, गौरैया और कौवे शामिल थे। पतंग भारत में खेल नहीं, एक एहसास है। मौसम बदलने का संकेत है, साथ मिलकर खुश होने का बहाना है। पर अगर वही पतंग किसी की जान ले ले, किसी पक्षी के पंख काट दे, तो उत्सव अधूरा रह जाता है। आज जरूरत है पतंगबाजी को समझदारी से बचाए रखने की, ताकि आसमान रंगों से भरा रहे और धरती पर कोई जख्म न बचे।